नमस्कार। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं को मैं पीसी पंत की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि लंबे समय से आप लोग जानते हैं कि जो भी छात्र प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये हुआ था कि एक बार पेपर की डेट आ गई थी, फिर उसमें जो प्री मेंस का है वो कॉन्सेप्ट हटा करके एक ही पेपर करने का जो कॉन्सेप्ट रखा गया, उसमें आयोग ने आज दिनांक 6 नवंबर के दिन ये एक संवाद जारी किया है। एक तरीके से लोक सेवा आयोग ने ये जारी किया है कि वो अलग अलग सब्जेक्ट में क्या सिलेबस रखेगा। इससे पहले एक नोटिफिकेशन पहले आया था जिसमें कि कुछ डेट दी गई थी पेपर की, परंतु अभी तक न तो फॉर्म भरवाए गए हैं और न ही जो है उसका ऑफिशियल सिलेबस था। तो आज ऑफिशियल सिलेबस आया हुआ है। जिन छात्रों ने पहले हिंदी के लिए अप्लाई किया था या हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, प्रवक्ता बनने का सपना देख रहे हैं छात्र और छात्राएं, तो उनके लिए थोड़ा सा एक ये वीडियो में लेकर के आया हूं। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपका जो ये सिलेबस है हिंदी का वो क्या रहेगा और आप कहां से इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्या आपको रिसोर्सेज इसके लिए मिल सकते हैं, कौन सी बुकों को आपको पढ़ना चाहिए। जो भी मेरे को थोड़ा बहुत अनुभव है वो मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं। और मैं आपको थोड़ा बता दूं कि पिछली बार हमारी धर्मपत्नी ने जो है प्रवक्ता दिया था, जिसमें कि प्री उनका पास हुआ, उसके बाद उन्होंने मेंस दिया। करीब 200 नंबर का वो मेंस पेपर हुआ था और 200 में से 152 नंबर उनके थे और हालांकि जनरल में नहीं हो पाया था। परंतु आपको ये थोड़ा सा ये जान के आश्चर्य भी होगा कि उस समय जब प्रवक्ता का मेंस रिजल्ट आया था तो श्री श्री महान जो हमारे उत्तराखंड के हैं रोजगार देवता जिनको बोलते हैं हाकम सिंह, वो उन दिनों एक्टिव थे। कहीं ना कहीं उस भर्ती पर जो है संशय भी था। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई वो भर्ती करप्ट थी, क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस है नहीं, परंतु जिस प्रकार से उसकी मेरिट गई थी 200 में से 160 प्लस तक मेरिट गई थी जनरल गर्ल्स की, तो उसमें संशय तो बनता था। तो अभी इस बार एक अच्छा माहौल बना है। उसके बाद नकल विरोधी कानून भी आ गया, आयोग की कई परीक्षाएं अच्छी हो रही हैं, तो हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा मौका है। और 2027 में इलेक्शन है तो 2026 में सरकार इस पेपर को करा करके आप लोगों को 2027 से पहले ज्वाइनिंग देने का काम कर सकती है। तो आप लोगों के लिए ये जो ऑफिशियल सिलेबस है इसमें पेपर 1 पेपर 2 होना है, 2 पेपर होने हैं। इसी की समीक्षा करने के लिए मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जिन भी लोगों का, आपके मित्रों का हिंदी विषय से प्रवक्ता होना है, पेपर होना है, फॉर्म अप्लाई करेंगे वो लोग, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा ताकि छात्रों को लाभ मिल सके। और जो दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में जो छात्र रहते हैं, जिनके पास कोचिंग की सुविधा नहीं होती है, वो लोग इस माध्यम से अपनी बुक्स खरीद करके तैयारी कर लें। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है कि हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र यहाँ पर दिखा है। प्रश्नों की संख्या जो है वो 150 होगी और 3 घंटे का समय होगा और ये सभी क्वेश्चन जो है ऑप्शनल होंगे। इसमें आप देखिए पहला जो टॉपिक दिया है, देखिए मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। जिन छात्रों के पास बुक्स हैं तो अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है तो आप खरीद लीजिएगा। पहला जो इसमें दिखा रखा है वो दिखा रखा है कि पृष्ठभूमि, काल विभाजन, नामकरण, वर्गीकरण एवं युग प्रवृत्तियाँ। इसमें पहला आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर दिया है आदिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल। देखिए भक्तिकाल के ब्रैकेट में लिखा है पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल। ये इसलिए लिखा जाता है दोस्तों, जब हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का जब विकास हुआ। यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा कभी भी कि हिंदी भाषा का विकास एक अलग चैप्टर है और हिंदी साहित्य का विकास एक अलग चैप्टर है। तो ये जो पहला पोर्शन आप फर्स्ट देख रहे हैं ये हिंदी साहित्य का विकास टॉपिक से है, ठीक है। अभी आपको कहाँ मिलेगा, बेसिक टू मॉडरेट में आपको सब बता दे रहा हूँ। ये हिंदी साहित्य का विकास जो है वो एक सामान्य बुक जो हिंदी लूसेंट की आती है उसमें भी मिल जाता है, परंतु दोस्तों उसमें कम मटेरियल होता है। लेकिन आप ये गलती मत करना कि उसको नहीं पढ़ने की। कई छात्र बोलेंगे यार इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वो गलत है। आपको वो बुक भी पढ़नी है, छोटी बुक है वो, ग्रुप सी के लिए अच्छी है, लेकिन आपको वो बुक भी ज़रूर पढ़नी है, उससे आपका बेस बहुत अच्छा बनेगा। क्योंकि मैंने ये चीज़ें कब पढ़ी मैं आपको बताऊं, जब हम यूबीटीआर के लिए तैयारी करते थे, रुड़की पेपर कराता था ग्रुप सी की, तो इस पोर्शन को वो भर भर के क्वेश्चन पूछता था। यानी वो दौर जो 2014 से लेकर के 2017-18 तक का दौर था,
उस दौरान मैंने इसकी बहुत अच्छी तैयारी की। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आदिकाल मतलब होता है कि जब हिंदी साहित्य का विकास शुरू से हुआ, यानी उन दिनों भारत में राजा महाराजाओं का शासन हुआ और जो इस्लामिक हमारे मुस्लिम आक्रमणकारी आए यहाँ पे, तो वो दौर में जो कवि की जो स्थिति होती थी, यानी उस समय जो लेखक होता था उसकी क्या स्थिति होती थी, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन होता है। इसीलिए आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। यानी जो लेखक होता था, जो कवि होता था, वो राजा के दरबार में एक चाटुकार के रूप में होता था। ठीक है, तो इसीलिए आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा गया है, आदिकाल को चारण काल भी कहा गया है। इस पर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि इसको चारण काल किसने कहा, वीर गाथा काल किसने कहा, सिद्ध सामंत काल किसने कहा। दोस्तों हम पढ़ाते हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल जो ग्रुप सी के सिलेबस में है उसमें ये टॉपिक नहीं है। लंबे समय से मैंने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे जो याद है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप हिंदी लूसेंट से एक तो इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, और इसके अलावा ये बेसिक यहाँ से आपका तैयार होगा हिंदी लूसेंट से। लेकिन आपको अगर अच्छा तैयार करना है तो पनेरू जी की बुक आती है, बी के पनेरू जी की बुक है, या फिर आप जो है हरदेव बहारी जी की बुक ले सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे। एक बड़ी बुक भी जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद भक्ति काल की जब हम बात करें तो इसी में आगे चल के भक्ति काल आता है। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल इसलिए कहते हैं कि जो हिंदी का मध्यकाल हुआ उसका वो पहले का हिस्सा था, पूर्व का, इसलिए उसको पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। अब भक्ति काल में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, भक्ति काल को आप बहुत अच्छे तरीके से उस हिंदी लूसेंट में भी मिल जाएगा, बड़ी बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी इत्यादि पर इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है एनसीईआरटी में जो चीज़ें होती हैं उससे बेहतर तो ये गाइड बुकों में मिल जाती हैं। गाइड बुक मतलब हिंदी लूसेंट एक गाइड बुक है, या आप अगर जो है अन्य राइटर की जो है पनेरू जी की इनकी बुक पढ़ते हैं वो भी एक गाइड बुक होती है। भक्ति काल में वो बताता है कि कैसे जो हमारे यहाँ भक्ति काल कैसे आया। आखिर हमारे यहाँ अब भक्ति काल को आप भक्ति आंदोलन से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मुख्यतः भक्ति काल में इसमें इस तरीके से पूछा जाता है कि जब भक्ति काल में शुरुआत में देखा जाए तो निर्गुण काव्य और सगुण काव्य आया। तो निर्गुण काव्य भी फिर दो भागों में बट गया, क्योंकि निर्गुण काव्य में ज्ञानाशयी और प्रेमाशयी दो अलग अलग जो है विभागों में कवि बट गए। जैसे अगर हम कबीर को देखें तो कबीर ने जो निर्गुण काव्य को अपनाया तो उन्होंने कहा कि ज्ञानाशयी मार्ग को अपनाया, मतलब ज्ञान के थ्रू, ज्ञान के द्वारा भगवान को पाने का तरीका। और लेकिन वो उनका क्या था, ज्ञान भगवान के सगुण रूप को उन्होंने नहीं अपनाया बल्कि निर्गुण को अपनाया। तो यहाँ पर भक्ति काल में एक तो ये कॉन्सेप्ट आता है। और फिर जब सगुण में हम जाएंगे तो वहाँ पर राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा। तो वहाँ पर दोस्तों आपको राम काव्य धारा में तो ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि तुलसी इत्यादि ये सब हैं। लेकिन जब आप कृष्ण काव्य धारा पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको अष्टछाप को अच्छे से तैयार करना है। अष्टछाप में जो 8 कवि हुए, क्योंकि वो जो है वल्लभाचार्य के शिष्य 4 थे और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो आप उन 8 कवियों का अच्छे से स्टडी कर लेना। आपको प्रॉपर बुक में ना मिले तो आप उनको गूगल से कहीं से निकाल करके उनके प्रत्येक के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। फिर ये भक्ति काल के बाद फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो रीतिकाल आता है। रीतिकाल में बिहारी इत्यादि, उत्तर मध्यकाल इसको बोलते हैं, क्योंकि मध्यकाल का बाद वाला हिस्सा। तो यहाँ पर रीतिकाल में बिहारी इत्यादि के बारे में आप स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि बिहारी के आने से ही हिंदी साहित्य में रस आए, है ना। बिहारी जो है श्रृंगार रस को लेकर के आए, गागर में सागर भरने वाले कवि थे। तो ये सब मटेरियल आपको मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर जब आधुनिक काल आता है दोस्तों, तो आधुनिक काल जब बनता है तो ये अलग अलग चरणों में बटा, क्योंकि सबसे पहले जो भारत की आज़ादी के लिए जो आवाज़ उठाई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, तो भारतेंदु युग उसको बोल देते हैं। लगभग 1850 से 1900 ईस्वी के आसपास का जो युग माना जाता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बुकों में, वो भारतेंदु युग कहलाता है। अब भारतेंदु युग में भी वहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन से कवि भारतेंदु युग के कवि थे। जैसे प्रताप नारायण मिश्र हो गए और बद्री नारायण चौधरी हो गए, कई लेखक हैं उसमें, ठीक है। तो आपको उनके बारे में अच्छे से स्टडी करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं बनेगा, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है और बड़ा है, तो 1 लाइनर क्वेश्चन बनेंगे, ऑप्शनल बनेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। फिर उसके बाद भारतेंदु युग से जब आप द्विवेदी युग में जाएंगे तो 1900 से लेकर के 1920 तक का, हालांकि कहीं 1918 भी दिया रहता है, तो वो द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग में यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि महावीर प्रसाद द्विवेदी मुख्य हैं, न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो आगे चल के आएंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद छायावादी युग आएगा। अब छायावादी युग की बात करें तो लगभग 1918 या 1920 से लेकर के 1936 तक का जो है छायावादी युग कहलाता है, जिसमें प्रसाद पंत निराला वर्मा, ये आपको मुख्य तौर पर जो है ये पढ़ के जाना है। इनके बारे में पूरा इनका जीवनी आना चाहिए, आपको पूरी रचना आना चाहिए, और ये सब मटेरियल है। अगर जिसको नहीं मिलेगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा 7830020657 पे, मैं आपको PDF बना के दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। हमारी तरफ से छात्रों के लिए ये मान लीजिए ये एक जो है सेवा होगी, लेकिन देखो मैं कितना भी कर लूँ, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, ठीक है। बट ये मटेरियल मिल जाता है, आप चिंता मत कीजिएगा। बुक्स कहो तो मैं आपको बुक्स बता दूंगा, बुक्स का फ़ोटो खींच के भेज दूंगा। मैं एक तरीके से आपको गाइड करना चाहता हूँ, और मैं फिर कह रहा हूँ हमारी धर्मपत्नी भी इसके लिए फॉर्म भरेगी, पहले भी भरा था, और जो है अभी दिसंबर में मुझे जो है मेंस देना है अपर PCS का, तो इसके बाद मैं फ्री होऊंगा तो मैं उनको भी गाइड करूंगा। पिछली बार हमने काफ़ी गाइड किया, परंतु उस बार हुआ क्या कि मेंस के लिए हमें टाइम नहीं मिला, मुश्किल से 2 महीने का टाइम मिला था, क्योंकि प्री में कोई बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए थे, क्योंकि उसमें साइंस इत्यादि सब पूछा जाता है। ओनली मुझे याद है शायद 53 मेरिट गई थी प्री की, 150 के पेपर में 53 मेरिट गई थी, और मैडम के जो है वो 64 नंबर आए थे। तो मैं बहुत गुस्सा भी किया था कि इतने कम नंबर क्यों आए, नहीं आएगा। बट वो हुआ क्या कि जुलाई अगस्त में प्री का रिजल्ट आया और अचानक से नाम आ गया, और फिर अक्टूबर में, मुझे आज भी डेट याद है, 31 अक्टूबर 2021 को उनका मेंस था हरिद्वार में। तो तैयारी नहीं हो पाई अच्छे से, फिर भी ठीक रहा, लेकिन इस बार कोशिश करेंगे। बाकी देखो फल तो ऊपर वाला जानेगा। तो यहाँ पर छायावादी युग में आप प्रसाद पंत निराला वर्मा इनकी रचनाओं को, इनके बारे में पूरा अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। फिर छायावादोत्तर युग जो होता है दोस्तों, इसमें छायावाद के बाद क्या हुआ, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद, अज्ञेय वगैरह जो आधुनिक में आ गए, फिर उसकी स्टडी कर लीजिएगा। और ये भी आपको, ये लूसेंट में भी आपको मिल जाएगा, परंतु ये जो छायावादी युग के कवि हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं, इनके बारे में डिटेल से अध्ययन चाहिए तो पनेरू जी की बुक में आपको मिलेगा। बड़ी बुक है, आपको देखो भाई कहने से कुछ नहीं होगा, मार्केट में किताब तो कोई भी खरीद लेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा पोर्शन दे रखा है ये थोड़ा सा तगड़ा है। यहाँ पर देखिए आदिकालीन हिंदी काव्य दे रखा है, सिद्ध कवि, नाथ कवि, जैन मतावली कवि, मतावलंबी कवि, आदिकाल का वीरगाथा काव्य, आदिकाल के अन्य कवि। दोस्तों ये ऊपर वाला पोर्शन ही है, इसमें घबराने की बात नहीं है। सिद्ध कवि, नाथ कवि, कुछ कवि ऐसे हुए जो सिद्ध कवि हुए, कुछ नाथ कवि हुए, इनकी इनमें संख्या भी पूछी जाती है, इनमें हो सकता है इनकी कुछ विशेषताएं पूछ लेगा। जैन मतावलंबी कवि कुछ हुए, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत स्टडी करना है। लेकिन जो यहाँ पर लिखा है ना आदिकाल का वीरगाथा काव्य, तो यहाँ पे वो पूछ सकता है कि वीरगाथा काल में क्या होता था, आदि काल में क्या होता था। हो सकता है वो यहाँ पर स्टेटमेंट कथन बना दे आपके लिए, ठीक है। तो यानी जब आप इधर से ऊपर वाले पोर्शन को तैयार करेंगे तो ये वाला पोर्शन भी नीचे हो जाएगा तैयार, लेकिन नीचे वाले पोर्शन से कम क्वेश्चन आएंगे, ऊपर वाला पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ये आप मान के चलिए। इसमें मार्क्स नहीं बता रखा है, बट आपको भाई एलिमिनेट तो करना पड़ेगा। किसी पोर्शन को ज़्यादा टाइम दीजिएगा, किसी पोर्शन को कम, लेकिन ओवरऑल सब पोर्शन आपको पढ़ना चाहिए। फिर तीसरे में देखिए इसी का पोर्शन ये भी है, संत काव्य, कवि और कृतियाँ। यानी अब देखिए संत काव्य मतलब क्या है कि ऊपर के जो कवि हैं भक्ति काल के, तो उनकी कवि और उनकी जो रचनाएं हैं यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। सूफी काव्य, सूफी काव्य देखिए जो हमारा भक्ति काल में ही एक सूफी संत काव्य रहा। अब सूफी यहाँ पर आपको ना, जो भारत में भक्ति काल आया वहाँ पर जो सूफी संत हुए, सूफी संत मतलब मुस्लिम जो संत हुए, उनके बारे में भी स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आपको पता होना चाहिए भारत में अमीर खुसरो हो गए, या हम बात करें कि निज़ामुद्दीन औलिया हो गए, उनके कवि कौन थे, यहाँ पे वो वाला पोर्शन भी आ सकता है। जो हिस्ट्री में हमारा जो भारत में सूफी संत करके चैप्टर है, वहाँ से भी पूछा जा सकता है कि निज़ामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे। इस तरीके से ना कि गज ए शकर किसे कहा जाता है, तो आप हिस्ट्री वाले पोर्शन को भी वहाँ से पढ़ लीजिएगा, वहाँ भी क्वेश्चन आ सकता है ये। फिर देखिए राम काव्य देखा है, बहुत सिंपल सी बात है। राम काव्य मतलब वही भक्ति काल में जो राम काव्य धारा के तुलसी इत्यादि जो कवि हुए। फिर कृष्ण काव्य देखो बहुत सिंपल तरीके से आ गया। मैं जो अष्टछाप की बात कर रहा था, कृष्ण काव्य धारा में अष्टछाप के 8 कवि हुए, तो वो जब आप ऊपर से पढ़ेंगे तो ये तैयार आपका हो जाएगा। फिर रीतिकाल आ गया, फिर से वही जो कवि हैं उनकी रचनाएं इत्यादि पूछ लेगा। और देखा जाए तो जो पहला पोर्शन है उसी पर बेस्ड ये हैं,
तो यहाँ पर देखिए आधुनिक हिंदी काव्य दे रखा है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, युग, छायावादोत्तर युग, प्रगतिवाद युग। ये दोस्तों देखो यहाँ सब दे रखा है, इनकी जीवनी इत्यादि। यानी आपको इनकी जीवनी, इनकी रचनाओं से, इनकी कविताओं से क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ से वो बनना है। अब इनकी गद्य और पद्य देखो यहाँ पर लिखा है, तो कहीं कहीं पे ऐसे जैसे पूछ लेगा कि कोई गद्य रचना दे देगा। जैसे यहाँ पर देखिए छायावादी युग में महादेवी वर्मा की वो जरूरी नहीं कि काव्य पूछेगा, वो उनके निबंध पूछ लेगा। जैसे श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, तो वो कुछ भी उनके निबंध के अंदर ऐसे पूछ लेगा कि उस निबंध में क्या है। जैसे महादेवी वर्मा का एक रेखा चित्र है, शंचमरण रेखा चित्र है, जिसमें भक्तिन है, तो उसके भक्तिन के अंदर से पूछ लेगा कि उसका मुख्य पात्र क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा आप एक काम कीजिएगा, ग्रुप सी में पिछले 5 सालों में 2020 से लेकर 25 तक जो पेपर हुए हैं, उसमें जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं वो रिपीट होंगे, या आप मेरी बात सुन लीजिएगा। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है, जब पेपर होगा आप तब देखिएगा। क्योंकि पिछली बार जब मेंस हुआ था तो मैंने देखा कि एक एक पन्ने से, जिन लोगों ने मेंस नहीं दिया था तो वो सुन लीजिएगा छात्र, एक एक पन्ने से 6-6, 7-7 क्वेश्चन आए थे। तो क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, 150 क्वेश्चन होने हैं, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इन चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो ग्रुप सी में जो हिंदी 20 क्वेश्चन आते हैं, उनके क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये था पहला पेपर। मेरे हिसाब से पहला पेपर तो दोस्तों हलवा है। 1 से 2 महीने में बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है पहले पेपर की, और जो पहले पेपर में रीच कर लेगा, आगे बढ़ जाएगा, तो फायदे में रहेगा, ठीक है। तो ये आपका पहला पेपर था। अब दूसरे पेपर की बात करते हैं, सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर की बात करें तो अब ये देखिए, सेकंड पेपर जो है उसमें आते हैं हिंदी प्रश्न पत्र द्वितीय। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होना है, लेकिन अच्छी बात है कि अलग से ये पेपर होगा, आपको पूरा 3 घंटे का समय मिलेगा। इसमें देखिए काव्य शास्त्र, आलोचना, भाषा और व्याकरण। अब व्याकरण अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। देखिए कैसे, क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र की बात कर रहे हैं। देखो, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य संप्रदाय, ये तो दे रखा है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आसानी से बुकों में नहीं मिलता है। लेकिन देखिए इसके ब्रैकेट में क्या दे रखा है, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोति, औचित्य। रस आप जानते हैं कि हिंदी में जो, हालांकि मूल रस तो 9 ही हैं। अब अगर हम जब रस की बात करें तो जो है भरत मुनि ने तो 8 ही रस बताए, लेकिन आगे चल के फिर 9 रसों की बात हुई। उसके बाद आगे चल के 2 रस और बढ़ गए, तो आपको 11 के 11 रस स्टडी कर लोगे आप, और वो बहुत ईजिली सही हो जाते हैं, कोई कठिन नहीं होते हैं। किसी भी बुक में आपको हिंदी लुसेंट में मिल जाएंगे, बड़ी बुक में भी मिल जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं। अलंकार आप जो है शब्दालंकार, अर्थालंकार और पाश्चात्य अलंकार, ये तीनों अलंकारों में खास तौर पे अब आप भूल जाइएगा कि यहाँ पर आपको रूपक अलंकार या यहाँ पे आपको जो है अनुप्रास अलंकार, ये सब आएंगे। यहाँ पर जो पाश्चात्य अलंकार हैं पीछे, या फिर जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो आपको सब पढ़ने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। लेकिन घबराने की बात नहीं, इसका मटेरियल मिल जाता है। रीति, ध्वनि, वक्रोति। अब ध्वनि मतलब कि जैसे आप हिंदी लुसेंट भी पढ़ेंगे, उसमें आपको ध्वनि मिल जाएंगे। जैसे कई प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्द, इस तरीके के, वो कोई घबराने की। वक्रोति मतलब होता है, वक्रोति में ऐसा होता है कि जैसे कहने वाले व्यक्ति ने, वक्ता ने कुछ और बोला, सुनने वाले ने उसका कुछ दूसरा अर्थ लगा दिया, उसको वक्रोति बोलते हैं। तो ये भी औचित्य तो थोड़ा मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। आगे कह रहा है भरत मुनि का रस सूत्र। ये भी आपको मटेरियल आसानी से मिल जाएगा। भरत मुनि ने जो है 8 प्रकार के रस बताए, तो उसका जो रस सूत्र है उसमें सूत्र दिया रहता है, ठीक है, वो मिल जाएगा आपको। उससे संबंधित क्वेश्चन। शब्द शक्ति, शब्द शक्ति जो होता है लक्षणा, व्यंजना और जो है अविधा, लक्षणा, व्यंजना, 3 होते हैं शब्द शक्ति। मतलब किसी भी बात को कहने के 3 तरीके होते हैं। एक सीधे सीधे कह दिया, एक थोड़ा घुमा के कह दिया, एक उसी बात को जो है काव्य के रूप में कह दिया। तो अविधा, लक्षणा, व्यंजना होता है। तो व्यंजना सबसे टफ होता है। ये भी आपको मटेरियल आसानी से मिल जाएगा। तो इस टॉपिक में देखा जाए तो अलंकार, विवेचन, मुख्य भेद, ये सब हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा टॉपिक तो ये है, ठीक है। तो इसको आपको, इसके लिए आपको जो है पनेरू जी की बुक आप पढ़ लीजिएगा, उसमें सब मिल जाएगा, या फिर आप इसके लिए हरदेव बहारी की बुक पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, पाश्चात्य काव्य की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों प्लेटो और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, ये आपको ना बीएड इत्यादि की बुकों में मिल जाता है, और इसके लिए प्रॉपर जो है बुकें हो जाती हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपके यहाँ पर जहाँ भी आप रहते हैं कोचिंग का साधन नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, मैं तो कहता हूँ कि प्रॉपर पहले तो आप कोचिंग लगाइए। लेकिन आप यहाँ पर ना कोचिंग लगाने में आपको समस्या भी है।
क्योंकि इतनी जल्दी 2-3-4 महीने में आप ये मान के चलिए किसी भी हालत में ये हिंदी का ये पेपर अप्रैल तक हो जाएगा। मतलब इस बार अप्रैल मई तक, गर्मियों तक ये पेपर हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि फरवरी मार्च में ही हो जाए। एक पेपर पहले करा देंगे, एक पेपर बाद में कराएंगे। आपने पहले कैलेंडर देखा था, उसमें अलग अलग डेट इसीलिए दे रखी थी क्योंकि एक ही छात्र अलग अलग परीक्षाओं के लिए भी अप्लाई करेगा इसमें, ठीक है। तो हालांकि मैं कहता हूं कि अलग अलग परीक्षाओं के लिए जो अप्लाई करेगा उसमें फ़ायदा नहीं है। जो एक चीज़ पर फोकस करेगा तो फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना भी हलवा नहीं है कि पेड़ में सेब लगे हैं तोड़ लो। लगना पड़ेगा, दिन रात जो है नींद हराम करनी पड़ेगी आपको रातों की, और दिन का चैन जो है वो छोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के आप करना पड़ेगा, इसमें करोगे। अधिकतर इसमें जो है हमारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो शादीशुदा होते हैं, बच्चे होते हैं उनके, क्योंकि एक अच्छी एज के लोग इसमें फाइट करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग तो होता है, ठीक है। जो मेरी बात से अगर सहमत हों तो कमेंट करके बताइएगा। तो ये प्लेटो और जो है अरस्तु वगैरह ये सब आपको बीएड की बुक में मिल जाएगा, ये आपको वहाँ से पढ़ना है। इनके अच्छे अच्छे सिद्धांत यहाँ से पूछे जाएंगे। हिंदी आलोचना, हिंदी आलोचना का विकास और प्रमुख आलोचक रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। तो दोस्तों ये सब ना पनेरू जी की बुक में आपको मिल जाएगा, और इसके लिए बुक भी मार्केट में आसानी से मिल जाती है। हिंदी वाक्य की रचना, अब ये हिंदी आलोचना, इसमें आपको पढ़ना क्या होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या आलोचना की है, क्या बातें की हैं, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है अच्छे निबंध लिखे हैं, कुटज इत्यादि, वो सब आपको स्टडी करने पड़ेंगे। यहाँ रामविलास शर्मा, नागेंद्र हो गया, नामवर सिंह हो गए, सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। यानी मतलब प्रवक्ता बनना इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जो कॉम्प्लिकेटेड है ना, इनमें हर कोई फंसेगा। अब कई हमारे गुरुजन ऐसे भी हैं जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन दोस्तों अब आप सोचोगे यार वो तो हम पे भारी पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो 7-8 घंटा अपना स्कूल में देंगे, आप उस टाइम पे पढ़ो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे आगे निकल जाएंगे। मेरा मानना है कि कोई ग्रुप सी की तैयारी भी करता है तो उसका कुछ पोर्शन बहुत अच्छा तैयार रहेगा। इसमें कोई भी उलटफेर कर सकता है, क्योंकि ऑप्शनल पेपर है ना, लिखित नहीं है। फिर उसके बाद देखिए हिंदी वाक्य की रचना और व्याकरण, सबसे बढ़िया पोर्शन। अगर आपको नंबर खींचना है तो यहाँ से खींचिए, और यहाँ से नंबर कटते भी नहीं हैं, क्योंकि हिंदी आलोचना प्लेटो और अरस्तु वाले से अगर क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों, हर कोई फंसेगा। यहाँ से क्या है कि यहाँ से जिसने अच्छा गेन कर लिया, यहाँ कौन अच्छा गेन कर सकता है, जो हिंदी लूसेंट, पनेरू जी की बुकों में अच्छे अच्छे बढ़िया तैयारी करे, जो ग्रुप सी की तैयारी करता हो, जो वीडियो पटवारी इन सब एग्जामों को भी देखता हो। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के सीधे आ गए हिंदी का पेपर देने, तो वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी, आप यहाँ पर कमबैक नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर शब्द विचार, शब्द भेद पूरा, जहाँ पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विच्छेद, समास, वाक्य भेद, पूरा आपको जो है हिंदी जो ये ग्रुप सी का सिलेबस है वो आना चाहिए, तब यहाँ पर आप अच्छा कर पाओगे। संस्कृत वाक्य रचना, व्याकरण, संधि, समास, कारक, ये सब वही है, धातु, मुहावरे। फिर हिंदी भाषा का उद्भव व विकास, दोस्तों ये आ गया, देखिए हिंदी लूसेंट का कॉन्सेप्ट है। अब ये ग्रुप सी का कॉन्सेप्ट है, हिंदी भाषा का उद्भव व विकास। इसको लूसेंट, हिंदी लूसेंट में बहुत कम दे रखा है। आप पनेरू जी की बुक पढ़ेंगे तो इतना बढ़िया दे रखा है कि पूछो मत, ठीक है। हम अक्सर इसको पढ़ाते हैं क्योंकि हमारे लिए ग्रुप सी में ये पूछा जाता है, और इसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बच्चों को पढ़ा रखे हैं। अगर आप लोगों के पास नहीं होगा तो इसका नोट्स मैं आपको दे सकता हूँ। इसमें होता क्या है, बहुत ईजी है। हिंदी भाषा परिवार पढ़ना है, देवनागरी लिपि पढ़नी है, फिर हमने पढ़ना है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कैसे जो है संस्कृत, पाली, प्राकृत, प्राकृत के बाद जो है अपभ्रंश, अवहट्ट, फिर अवहट्ट को ही जो है पुरानी हिंदी कहा गया, फिर हिंदी आई। फिर इसमें हमको एक पोर्शन वो पढ़ना होता है कि हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है और 17 बोलियों में बांटा गया है। तो जहाँ वो उपभाषाएं होती है ना, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, और फिर जो है राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, केवल इतने से काम नहीं चलेगा। इनके अंदर अगर खड़ी बोली दे रखा है, कौरवी दे रखा है, तो वो भी आपको स्टडी करना है कि खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा, खड़ी बोली का क्षेत्र कहाँ है, खड़ी बोली की क्या विशेषता है। अगर हम बात करें बिहारी की भोजपुरी है तो भोजपुरी आखिर क्यों है, कैसा है, कहाँ बोली जाती है, मैथिली क्या है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें ख़ास तौर पर ध्यान दीजिएगा, जो पहाड़ी हिंदी होगा, पहाड़ी हिंदी में पूर्वी पहाड़ी के तहत आएगा, पश्चिमी पहाड़ी के तहत आएगा, मध्य पहाड़ी में हमारा जो है कुमाऊनी गढ़वाली आएगा। वहाँ से भर भर के क्वेश्चन आएंगे, आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट है सबसे बढ़िया पोर्शन, उत्तराखंड के साहित्य और संस्कृति का सामान्य परिचय।
बच्चे लोग जो है इस पोर्शन को तैयार नहीं करेंगे जो ग्रुप सी की तैयारी नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये पूरा ग्रुप सी का कॉन्सेप्ट है। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इससे रहेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। अब आप बोलोगे इसमें आएगा क्या? उत्तराखंड के जितने भी साहित्यकार हैं उनके घर का पता तक पढ़ लीजिएगा, ये सब ग्रुप सी की बुकों में आपको मिल जाएगा। उत्तराखंड की परीक्षा वाणी में भी अच्छा दे रखा है, ठीक है। और या फिर BS नेगी, उनमें पढ़ लीजिएगा। और उत्तराखंड की संस्कृति शब्द दे दिया है यहाँ पे। संस्कृति मतलब इसमें कोई दोहराई नहीं कि उत्तराखंड के नृत्य, उत्तराखंड के आभूषण, उत्तराखंड के रिवाज, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए आप लोग अभी से तैयारी पर लग जाइएगा, और ये पेपर इस साल की गर्मियों में तो होगा ही होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय माहौल ख़राब है, क्योंकि सरकार थोड़ा ये जो अभी BDO पटवारी भर्ती में जो घपला हुआ, इससे डरी हुई है, और CBI भी यहाँ आई हुई है। तो आपके लिए एक अच्छा मौका है कि फेयर सिलेक्शन यहाँ पे होंगे, कोई इंटरव्यू नहीं है। अगले साल फिर 2027 में इलेक्शन है। कहीं से लेके कहीं तक आयोग अपनी छवि खराब करना नहीं चाहेगा कि कोई इसमें कोई ऊंच नीच हो। तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। जो लोग गुरु बनना चाहते हैं, प्रवक्ता बनना चाहते हैं, भाई इस समय में प्रवक्ता की जॉब मिल जाए तो उससे बुरा क्या है, ठीक है। सॉरी, उससे बढ़िया क्या है। बहुत अच्छी जॉब होती है और बहुत अच्छा पे स्केल है। तो आप लोग के लिए ये एक नॉलेज के तौर पे मैं लाया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो वो भी बता दीजिएगा, कोई बात नहीं, मुझे कोई नाराज़ी नहीं होगी। मैं जो है दोबारा से ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। और अगर अच्छी लगी होगी तो भाई प्रोत्साहित कीजिएगा। चलिए, नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।